सेंट्रल स्टेशन पर एक पैरहीन भिखारी एक अजीब आदमी को देखता है जो जैसे कहीं से अचानक प्रकट हो जाता है। वह आदमी जो डार्क ग्लासेस पहने हुए है भीड़ के बीच में शांत खड़ा रहता है, लोगों को जल्दी जल्दी आते जाते हुए देखता है। तभी एक औरत चीखती है, कोई उसे धक्का देकर उसका पर्स छीन लेता है। डार्क ग्लासेस वाला आदमी उस औरत को उठने में मदद करता है और तभी पुलिस वहां पहुंचती है। वे तय कर लेते हैं कि वही कल्प्रिट है। हालांकि वह होमलेस बेगर बार बार कहता है कि अटैकर्स तो वे पंक्स थे जो पहले ही भाग चुके हैं। फिर भी पुलिस उस आदमी से उसके टिकट्स और लगेज के बारे में सवाल करती है। वह आदमी कहता है कि उसे इनकी जरूरत नहीं है और अपने ग्लासेस उतारने से इनकार करता है, यह दावा करते हुए कि इस प्लैनेट की लाइट बहुत ब्राइट है। उसके इस जवाब से पुलिस को उसकी सैनिटी पर शक होता है और वे उस अजीब आदमी को लेकर चले जाते हैं। भिखारी फिर से जोर देकर कहता है कि वह आदमी प्लेटफॉर्म से नहीं आया बल्कि जैसे हवा में से प्रकट हुआ था। उस अजीब आदमी को मैनहट्टन के एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। उसी दिन डॉक्टर मार्क पवेल जब अपना काम खत्म करके कॉरिडोर से गुजर रहे होते हैं तो इनएक्सप्लिकेबली उस नए पेशेंट पर उनकी नजर जाती है। वह आदमी घूमकर डॉक्टर की तरफ लंबे समय तक घूरता है। इंट्रिग्यूड होकर मार्क न्यूकमर की फाइल देखने की मांग करते हैं। उनके असिस्टेंट डॉक्टर चक्रवर्ती बताते हैं कि उस आदमी के सिर में ना कोई कंकशन है, ना ट्यूमर और ना एपिलेप्सी, लेकिन उसकी एमनीसिया और डिल्यूजन्स कंसिस्टेंट हैं। वह खुद को इंसान नहीं मानता और यह दावा करता है कि वह दूसरे प्लैनेट से आया है। यह भी नोट किया जाता है कि उसे बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रग दिया गया था, फिर भी उस पर कोई असर नहीं हुआ, जो कि मेडिकली इम्पॉसिबल है। इसके अलावा उसकी फाइल में कोई नाम नहीं है और न ही उसके बारे में कोई रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कि वह सच में किसी दूसरे प्लैनेट से आया हो। मार्क उस पेशेंट को अपने ऑफिस बुलाते हैं। वह आदमी खुद को प्रॉट कहता है और दावा करता है कि वह बीमार नहीं है, लेकिन अपने प्लैनेट के एक्स के लिए होम सिकनेस से जूझ रहा है। वह कहता है कि उसने लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके अर्थ तक ट्रैवल किया, जो अर्थलिंग्स के लिए एक्सेसिबल नहीं है। जब मार्क आइंस्टाइन की इस टॉपिक पर रिसर्च का जिक्र करते हैं तो प्रॉट उस साइंटिस्ट के वर्क को कोट करता है और उसकी कुछ कंक्लूजन्स की इनएक्यूरेसीज को पॉइंट आउट करता है। मार्क को उसकी इंग्लिश की एक्सेलेंट कमांड पर हैरानी होती है और प्रॉट अचानक एक अजीब सी भाषा में बोलने लगता है जो किसी बर्ड की चट्टर जैसी लगती है। वह एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर वह ह्यूमन जैसा दिखता है, लेकिन अपने प्लैनेट पर उसकी फॉर्म अलग है। यह प्रॉट का अर्थ पर पहला विजिट नहीं है। वह अब याद नहीं कर सकता कि वह पहली बार यहाँ क्यों आया था, क्योंकि अर्थ एक अंडर डेवलप्ड प्लैनेट है जहाँ एक्टिव टूरिस्ट राउट्स नहीं हैं। उनकी बातचीत के बाद प्रॉट कॉमन रूम में जाता है जहाँ दूसरे क्लिनिक के पेशेंट्स अपना फ्री टाइम बिताते हैं। शुरुआत में वे उसे शक की नजरों से देखते हैं, लेकिन वह बड़े काम और काइंडली ढंग से अपने प्लैनेट के बारे में बताता है जो अर्थ से बहुत बड़ा है और जिसके 7 मून्स हैं। इस बीच डॉक्टर मार्क पवेल घर जाते हैं जहां उनकी वाइफ और बच्चे उनका स्वागत करते हैं, लेकिन डिनर के दौरान भी उनका दिमाग काम में उलझा रहता है। अगले दिन मार्क अपने साइकियाट्रिस्ट कोलीग्स को प्रॉट के साथ हुई कॉन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग दिखाते हैं। हालांकि डिस्कशन से कोई नया इंसाइट नहीं मिलता। किसी को यह नहीं पता कि उस आदमी का इलाज कैसे करना है और नहीं यह कि उसे किस चीज का इलाज चाहिए। अगले दिन मार्क फिर से प्रॉट के साथ अपनी सेशंस शुरू करते हैं, जो अचानक बनाना को उसके छिलके के साथ खा लेता है जैसे उसने इसे पहली बार देखा हो। शुरुआत में डॉक्टर पेशेंट की मदद कॉन्डिसेंडिंग तरीके से करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि साइकियाट्रिक पेशेंट्स में एलियंस होना अनकॉमन नहीं है। लेकिन प्रॉट के एक्स के बारे में इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिटेल्स बताता है कि डॉक्टर समझ नहीं पाते कि क्या सोचें। प्रॉट के मुताबिक उसके प्लैनेट के इनहैबिटेंट्स रिप्रोडक्शन को रिलक्टेंटली करते हैं, क्योंकि यह प्रोसेस अनप्लेजेंट और रिपल्सिव फीलिंग्स एवोक करता है। प्रोक्रिएशन का प्रोसेस बहुत पेनफुल और नॉशिएटिंग होता है। इस टॉपिक पर बात करते हुए प्रॉट एक नोटबुक और पेंसिल स्टब निकालकर नोट्स लिखने लगता है। वह एक्सप्लेन करता है कि उसे उन प्लैनेट्स के इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड करने होते हैं जहां वह जाता है और ह्यूमन रिलेशनशिप्स का यह पर्टिकुलर पहलू उसकी नजर से पहले छूट गया था। यह पर्टिकुलर पहलू उसकी नजर से पहले छूट गया था। उनकी बातचीत के बाद प्रॉट एक पेशेंट बेस के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी पेशेंट्स उसे ऐसा करने से मना करते हैं। बेस बचपन से ही क्लिनिक में है। जब उसके घर में आग लगी थी और तब से उसने किसी से बात नहीं की। एक और पेशेंट डोरिस हॉस्पिटल का खाना खाने या अपने रूम से बाहर निकलने से इनकार करती है। प्रॉट परमिशन मांगता है और मिलने के बाद उसे कॉम्प्लीमेंट देता है। डोरिस कॉन्फेस करती है कि वह इंसेन नहीं है बल्कि रोमांटिक है। इस बीच डॉक्टर चक्रवर्ती प्रॉट की आईज एग्जामिन करते हैं, जो सच में लाइट के लिए हाईली सेंसिटिव हैं। प्रॉट खुद क्लेम करता है कि वह अल्ट्रावायलेट लाइट को भी डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन मार्क इस पर विश्वास नहीं करते। मार्क खिड़कियां बंद करते हैं और लाइट्स ऑफ कर देते हैं। तब जाकर प्रॉट अपने ग्लासेस उतारता है। वह
के एक्स के इनहैबिटेंट्स के बारे में बात करना जारी रखता है। जो फैमिलीज नहीं बनाते वहाँ बच्चे पूरे समाज द्वारा पाले जाते हैं, इसलिए पेरेंट्स और बच्चों के बीच कोई स्पेशल फीलिंग्स नहीं होती। प्लैनेट पर नहीं कोई अथॉरिटीज हैं और नहीं प्यूनिटिव ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि उसके इनहैबिटेंट्स गुडनेस के प्रिंसिपल्स पर जीते हैं। वह कहता है कि इंसान एन आई फॉर एन आई, अ लाइफ फॉर अ लाइफ के प्रिंसिपल पर जीते हैं। लेकिन यूनिवर्स ने इस अप्रोच की फुलिशनेस को कब का समझ लिया है। यहाँ तक कि अर्थ पर भी बुद्धा और क्राइस्ट थे जिन्होंने लोगों को काइंडनेस सिखाई, लेकिन उन्हें कोई नहीं सुनता। एलियंस के लिए यह समझना मुश्किल है कि अर्थलिंग्स अभी तक एक्सटिंक्ट क्यों नहीं हुए। बाद में घर पर मार्क को उनके ब्रदर इन लॉ स्टीव मिलते हैं। स्टीव एक ऑब्जर्वेटोरी में काम करते हैं। मार्क उनसे प्रॉट और लीडिंग एस्ट्रोनॉमर्स के बीच एक मीटिंग अरेंज करने को कहते हैं। वह यह प्रूव करना चाहते हैं कि ऐसा कोई प्लैनेट एग्जिस्ट नहीं करता और स्टीव से एस्ट्रोनॉमी पर एक क्वेश्चनेयर तैयार करने का अनुरोध करते हैं। अगले दिन जब मार्क क्लिनिक पहुंचते हैं तो वह एक पेशेंट हावी को खिड़की के पास बैठकर बाहर देखते हुए पाते हैं। जब मार्क उससे पूछते हैं कि वह क्या कर रहा है, हावी जवाब देता है कि प्रॉट ने उसे ब्लू बर्ड ऑफ हैप्पीनेस ढूंढने को कहा है। हावी का मानना है कि अगर वह प्रॉट द्वारा दिए गए 3 टास्क पूरे कर लेगा तो वह ठीक हो जाएगा। मार्क प्रॉट को ढूंढते हैं और उसे एक और पेशेंट अर्नी से बात करते हुए पाते हैं। अर्नी हवा में सांस लेने से डरता है। प्रॉट उसे कामली रिएश्योर करता है कि यह खतरनाक नहीं है और अगर वह प्रॉट की सलाह मानेगा तो वह ठीक हो जाएगा। डॉक्टर नाराज होते हैं और कहते हैं कि पेशेंट्स को ठीक होने का झूठा वादा देना गलत है, लेकिन प्रॉट जवाब देता है कि हर प्राणी खुद को हील कर सकता है कि एक्स पर लोग इसे हजारों सालों से जानते हैं। वह मार्क को चैलेंज करता है, यह पूछते हुए कि अगर वह सच में एक रियल डॉक्टर है तो उसने इन सभी लोगों को ठीक क्यों नहीं किया। मार्क के पास कोई जवाब नहीं होता। प्रॉट मार्क को एक पेपर देता है जिसमें स्टीव के कॉस्मिक क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे होते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि वे मार्क को सेटिस्फाई करेंगे। बाद में स्टीव मार्क को कॉल करता है। पूरी तरह स्टन्ड, प्रॉट ने के एक्स की एग्जैक्ट लोकेशन डिस्क्राइब की थी, एक ऐसा प्लैनेट जिसे हाल ही में स्टीव के बॉस ने डिस्कवर किया है, लेकिन स्टीव यह मानता है कि इसके बारे में कोई भी जान ही नहीं सकता। जल्द ही मार्क प्रॉट को कई रिनाउंड एस्ट्रोनॉमर्स से मिलाने ले जाते हैं। शुरुआत में वे उस आदमी को लेकर काफी स्केप्टिकल रहते हैं, खासकर जब वह इंटरस्टेलर ट्रैवल के प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करने से इनकार करता है। प्रॉट का मानना है कि ह्यूमैनिटी इस नॉलेज का मिसयूज करेगी और प्लैनेट को उड़ा सकती है। हालांकि जब वे उससे के एक्स का लोकेशन बताने को कहते हैं तो वैज्ञानिक उसकी एक्यूरेसी देखकर दंग रह जाते हैं। वे के एक्स की ट्रेजेक्टरी को उसके नेटिव बाइनरी सिस्टम लीरो में बेहद प्रेसाइज तरीके से कैलकुलेट करते हुए पाते हैं। सबसे अजीब बात यह है कि उस जगह पर प्लैनेट्स के एग्जिस्ट करने की पॉसिबिलिटी को हाल ही में एक एस्ट्रोनॉमर ने डिस्कवर किया था और यह इंफॉर्मेशन अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। इसे सिर्फ कुछ ही साइंटिस्ट्स वर्ल्ड वाइड जानते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स पूरी तरह डम्बफाउंडेड हैं और समझ नहीं पाते कि यह क्या हो रहा है। मार्क सजेस्ट करते हैं कि शायद वह आदमी एक जीनियस है। इस बीच क्लिनिक में हावी खिड़की के पास आता है और अचानक एक ब्लू बर्ड को देखता है। उसकी खुशी से सभी पेशेंट्स और स्टाफ खिड़की के पास आ जाते हैं। जल्द ही पूरा हॉस्पिटल खिड़की के पास इकट्ठा हो जाता है। लोग बच्चों की तरह खुश होकर तालियां बजाते हैं, हाथ हिलाते हैं, हंसते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। मार्क शोर सुनकर उस जगह पहुंचते हैं और खिड़की के बाहर एक ब्राइट ब्लू बर्ड देखकर चौंक जाते हैं। वह समझ जाते हैं कि यह सिर्फ एक ऑर्डिनरी ब्लू जय है, लेकिन इससे पेशेंट्स में जो बदलाव आए हैं वे एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। डोरिस, जो कभी अपने रूम से बाहर नहीं निकलती थी, खिड़की तक चलकर आती है और बेस, जिसने सालों से किसी से बात नहीं की थी, प्रॉट की तरफ मुड़कर उसे ही ब्लू बर्ड ऑफ हैप्पीनेस कहती है। अगली सुबह एक पेशेंट एस, जो अक्सर स्ट्रेंज स्मेल्स की कल्पना करता है, प्रॉट से उसे के एक्स ले जाने की रिक्वेस्ट करता है। प्रॉट अफसोस जताते हुए कहता है कि एस के एक्स पर फूलों की खुशबू का अनुभव नहीं कर सकता, लेकिन वह केवल एक व्यक्ति को अपने साथ ले जा सकता है। बाद में मार्क प्रॉट को बुलाकर अपनी डिसैटिस्फैक्शन व्यक्त करते हैं, क्योंकि प्रॉट के इस वादे ने कई पेशेंट्स को परेशान कर दिया है और उनमें आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं। प्रॉट अपना बचाव करते हुए कहता है कि उसने साफ साफ कहा था कि वह सिर्फ एक व्यक्ति को ले जा सकता है और वह सबसे डिजर्विंग व्यक्ति को चुनेगा जब उसे जाना होगा। डॉक्टर उलझन में है कि प्रॉट इतने कॉन्फिडेंटली और प्रीसाइसली कैसे कह रहा है कि वह 27 जुलाई को जाएगा। मार्क को यह बात रात में भी परेशान करती है। वह आधी रात को जागकर उनकी कॉन्वर्सेशंस की रिकॉर्डिंग्स बार बार सुनते हैं और अंत में समझते हैं कि प्रॉट के साथ 27 जुलाई को कुछ बहुत बुरा हुआ होगा। इस तरह का ट्रॉमा उसके साइक को तोड़ चुका है।
मार्क जानते हैं कि उन्हें उस डेट से पहले प्रॉट के कॉन्शियसनेस तक पहुंचना होगा। घर बुलाते हैं। अगले दिन मार्क और उनकी पत्नी प्रॉट को अपने घर बुलाते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि एक नॉर्मल फैमिली एनवायरनमेंट शायद उसे उसके बारे में कुछ रिवील करने के लिए प्रेरित करेगा। शुरुआत में प्रॉट शांत रहता है, लेकिन जैसे ही वह फैमिली डॉग को देखता है उसकी ओर दौड़ पड़ता है। परिवार उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह डॉग, जो आमतौर पर किसी को पसंद नहीं करता, प्रॉट की गोद में कूद जाता है। सब लोग चौंक जाते हैं जब प्रॉट डॉग के साथ बार्किंग करते हुए जैसे बातचीत करता है। फिर वह ट्रांसलेट करता है कि डॉग कह रहा है कि बच्चे उसका पसंदीदा स्नीकर छुपाना बंद कर दें। वह यह भी जोड़ता है कि डॉग को उसके बाएं कान में सुनने में परेशानी होती है, इसलिए उन्हें उसके पीछे से नहीं आना चाहिए। बाद में मार्क की पत्नी प्रॉट को फ्रूट सैलड परोसती है क्योंकि वह मांस नहीं खाता। प्रॉट घर के आंगन में घूमता है, बच्चों के साथ खेलता है और फूलों की तारीफ करता है। फिर वह घर के अंदर जाकर फोटोग्राफ्स देखता है और एक फोटो में एक यंग मैन के बारे में पूछता है। जब उसे पता चलता है कि वह मार्क का पहले विवाह से बेटा है, तो प्रॉट मार्क की पत्नी से फैमिली के महत्व के बारे में बात करता है। मार्क की पत्नी समझाती है कि फैमिली का मतलब अपनों के लिए गहरी चिंता रखना है। प्रॉट जवाब देता है कि एक पर फैमिलीज नहीं होती, इसलिए वह उनके फीलिंग्स को पूरी तरह समझ नहीं सकता। बाहर प्रॉट मार्क की बेटी को झूले पर झुलाने लगता है और मार्क नोटिस करते हैं कि वह ऐसा करता है जैसे यह रूटीन पहले का है। प्रॉट बच्चों के साथ खेलता है और बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति जैसा बिहेव करता है, जब तक कि लॉन स्प्रिंकलर सिस्टम अचानक चालू नहीं हो जाता। स्प्रिंकलर्स चालू होते ही प्रॉट बदल जाता है। वह मार्क की बेटी को पकड़कर पानी की धारों से दूर खींचने की कोशिश करता है, पानी के खतरे को लेकर चिल्लाता है और लड़की को डरा देता है। मार्क और बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं और जैसे ही पानी बंद होता है, प्रॉट तुरंत शांत हो जाता है। मार्क समझते हैं कि प्रॉट के साइक में कुछ बहुत गहरा दबा हुआ है। वह इस घटना का जिक्र अपनी सुपरवाइजर क्लॉडिया विलेयस से करते हैं। जब क्लॉडिया सुझाव देती है कि प्रॉट वायलेंट टेंडेंसीज रखता हो सकता है, मार्क इस बात से इनकार करते हैं और समझाते हैं कि प्रॉट सच में उनकी बेटी को किसी भयानक चीज से बचाने की कोशिश कर रहा था। मार्क यह निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रॉट के माइंड को तोड़ने वाली घटना पानी से जुड़ी होनी चाहिए। वह प्रॉट पर रिग्रेशन हिप्नोसिस का प्रयोग करने का प्रस्ताव रखते हैं। विलेस इस पद्धति को खतरनाक बताते हुए विरोध करती हैं, लेकिन मार्क उसे मनाते हैं, यह तर्क देते हुए कि प्रॉट के सेल्फ अपॉइंटेड डेट से पहले समय खत्म हो रहा है। हालांकि जब तक मार्क और विलेस यह चर्चा कर रहे होते हैं, प्रॉट अचानक गायब हो जाता है। अन्य पेशेंट्स कामली बताते हैं कि प्रॉट ग्रीनलैंड में अपनी रिपोर्ट खत्म करने गया है। वे मार्क को आश्वासन देते हैं कि प्रॉट जल्द ही वापस आ जाएगा, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। प्रॉट को पूरे क्लिनिक में ढूंढा जाता है, लेकिन वह नहीं मिलता। कुछ दिन बाद वह अचानक गार्डन में प्रकट होता है और मार्क को बताता है कि वह विभिन्न जगहों, मुख्यतः उत्तर में घूमकर आया है। गुस्साए मार्क प्रॉट को डीप हिप्नोसिस अंडरगो करने के लिए मजबूर करते हैं। हिप्नोसिस सेशन के दौरान मार्क को प्रॉट के पास्ट की मर्की मेमोरीज का पता चलता है। प्रॉट एक सिल्वर कॉफिन रिकॉल करता है जो उसके दोस्त के पिता का था, जिनकी मौत वर्क प्लेस एक्सीडेंट में हुई थी। वह एक ऐसी जगह का जिक्र करता है जहां काउस को मारा जाता है। मार्क उसे यादों में थोड़ा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रॉट शांत हो जाता है और एक्स के बारे में बात करना शुरू कर देता है। वह बताता है कि वह अक्सर अपने दोस्त से मिलने जाता था। जब उसका दोस्त बीमार पड़ा, उसके पिता ने एक टेलीस्कोप खरीदा और हर शाम उन्हें सितारों के बारे में बताते थे। सेशन खत्म होने के बाद मार्क अपनी फाइंडिंग्स की समीक्षा करते हैं और अपनी सेक्रेटरी को सभी स्लॉटर हाउसेस के एड्रेसेस ढूंढने का निर्देश देते हैं, खासतौर पर ऐसे जो मेजर सिटीज के बाहर हैं, जहां सितारे दिखाई देते हैं। इस बीच क्लिनिक में पेशेंट्स इस बात पर बहस करते रहते हैं कि प्रॉट उन्हें के एक्स पर ले जाएगा या नहीं। हावी सुझाव देता है कि एक राइटिंग कॉन्टेस्ट होना चाहिए जिससे प्रॉट हर पेशेंट के बारे में और जान सके और यह तय कर सके कि सबसे डिजर्विंग कौन है। पेशेंट्स अपने एंट्रीज पर उत्सुकता से काम करना शुरू कर देते हैं। प्रॉट एक और हिप्नोसिस सेशन अंडरगो करता है। इस बार वह बहुत आगे नहीं जाता और अपने दोस्त को देखता है, लेकिन उसका नाम बताने से इनकार कर देता है। वह साल का जिक्र करता है और जब उससे उसकी उम्र पूछी जाती है तो वह फिर से एक इमेजिनरी नंबर देता है। सेशन के बाद मार्क को बताया जाता है कि हावी ने लगभग अर्नी का गला घोंट दिया था। मार्क तुरंत पेशेंट के पास पहुंचते हैं और एक काम एनलाइटेंड व्यक्ति से मिलते हैं। बाद में मार्क घर जाते समय प्रॉट की पेंसिल का टुकड़ा अपनी जेब से गिरा देते हैं। मार्क उस पर लिखे नंबर्स की जांच करते हैं और उसे उस स्टोर तक ट्रेस करते हैं जहां से पेंसिल खरीदी गई थी। यह उन्हें एक छोटे से टाउन में ले जाता है
जहां उन्हें एक पुराना आर्टिकल मिलता है। वह आर्टिकल जुलाई 27 20 साल पहले का है, जो रॉबर्ट पोर्टर के परिवार में हुई एक ट्रेजेडी को दर्शाता है। मार्क उस टाउन के लिए उड़ान भरते हैं। वहाँ का शेरिफ उन्हें पोर्टर के पुराने घर ले जाता है और 20 साल पहले हुई भयानक घटनाओं के बारे में बताता है। वह घर तब से खाली है, कोई वहाँ रहना नहीं चाहता। उस समय परिवार में रॉबर्ट, जो स्लॉटर हाउस वर्कर था, उसकी पत्नी सारा और उनकी बेटी रेबेक्का थे। शेरिफ के बोलते समय मार्क को ऐसा महसूस होता है जैसे वह सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हों। जब रॉबर्ट काम पर था, एक एक्स कॉन्विक्ट ने घर में घुसपैठ की, जो रॉबरी के रूप में शुरू हुआ वह कुछ और ही बन गया। उस इंट्रूडर ने सारा पर हमला किया और फिर सारा और रेबेक्का दोनों को मार डाला। जब रॉबर्ट घर लौटा और उसने क्रिमिनल को सीन पर पाया तो उसने उसकी गर्दन तोड़ दी जैसे वह कोई ट्विग हो। फिर वह नदी की ओर गया और पानी में कूद गया। उसका शरीर कभी नहीं मिला, लेकिन रॉबर्ट को डेड घोषित कर दिया गया। मार्क इस कहानी से इतने प्रभावित होते हैं कि वह अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाते। शेरिफ उन्हें नदी दिखाता है और मार्क से उस व्यक्ति की आइडेंटिटी को सीक्रेट रखने का अनुरोध करता है, कहते हुए कि उसने पहले ही बहुत सहा है। मार्क घर लौटते हैं, जहां अपने परिवार को देखकर उन्हें एहसास होता है कि यही परिवार जीवन को जीने लायक बनाता है। इस बीच क्लिनिक के पेशेंट्स प्रॉट के डिपार्चर को सेलिब्रेट करने के लिए एक पार्टी रखते हैं और मांग करते हैं कि वह अनाउंस करे कि वह किसे के एक्स पर ले जाएगा। हावी रिटर्न एसेस कलेक्ट करता है, जबकि मार्क प्रॉट के साथ ड्रिंक शेयर करते हैं। प्रॉट मार्क को सलाह देता है कि वह अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताए और अपने बेटे को सेलिब्रेशन में इनवाइट करें। प्रॉट मार्क को बताता है कि अर्थ के बीइंग्स अलग अलग प्लैनेट्स पर जाकर बसेरा कर सकते हैं और वे सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन के एक्स पर ऐसा नहीं है। अगर प्रॉट वापस नहीं लौटता तो वहाँ कोई उसे याद नहीं करेगा। मार्क प्रॉट से रुकने की विनती करते हैं, लेकिन प्रॉट नहीं रुक सकता। उसे अपनी रिपोर्ट खत्म करनी है, हालांकि वह अपनी पेंसिल खोने का अफसोस करता है। मार्क उसे अपना पेन देते हैं और उसे एक फोटो दिखाते हैं। यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि प्रॉट असल में रॉबर्ट पोर्टर है, लेकिन प्रॉट इसे मानने से इनकार कर देता है। इस बीच एस सीधे सवाल पूछता है कि प्रॉट किसे अपने साथ ले जाएगा। प्रॉट अनाउंस करता है कि जो सबसे पहले सो जाएगा उसे एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा। सारे पेशेंट्स अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। प्रॉट हावी को अपना फाइनल असाइनमेंट देता है कि वह यहाँ रुके और किसी भी चीज के लिए तैयार रहे। थके हुए मार्क घर लौटते हैं और काउच पर सो जाते हैं, प्रॉट के स्केड्यूल्ड डिपार्चर को मिस न करने की कोशिश में। हॉस्पिटल में सब कुछ शांत है और सिर्फ प्रॉट अपने बेड पर बैठा है। सूरज उगता है और मार्क सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। प्रॉट अपने ग्लासेस उतारकर टेबल पर रख देता है। तभी सिक्योरिटी कैमरास काम करना बंद कर देते हैं। सूरज की रोशनी प्रॉट के रूम में फैलती है और तभी डोरिस अपने रूम से बाहर आती है, जिससे मार्क देर से कमरे में पहुंचता है। जब वह कमरे में घुसते हैं तो उन्हें वह खाली मिलता है। फिर वह प्रॉट को बेड के नीचे अनकॉन्शियस पाते हैं। प्रॉट को स्ट्रेचर पर हॉस्पिटल कॉरिडोर्स से ले जाया जाता है, लेकिन आसपास के लोग अब उसे पहचानते नहीं। जल्द ही खबर आती है कि बेस अपने रूम से गायब हो गई है। इसका मतलब है कि प्रॉट ने उसे चुना, क्योंकि उसने अपने एसे में लिखा था कि उसका कोई घर नहीं है। कुछ समय बाद मार्क प्रॉट को व्हीलचेयर में धकेलते हैं। वह व्यक्ति अब न बोल सकता है न हिल सकता है, लेकिन मार्क को लगता है कि वह सब कुछ सुन और समझ सकता है। मार्क उसे बताते हैं कि हावी अब एक लाइब्रेरी में काम करता है और अर्नी एक क्राइसिस काउंसलर बन गया है। सिर्फ बेस गायब है। जब मार्क रॉबर्ट से पूछते हैं कि जुलाई 27 को वास्तव में क्या हुआ था, तो रॉबर्ट बस रहस्यमय तरीके से मुस्कुरा देता है। मार्क वादा करते हैं कि वह जितना समय लगेगा इंतजार करेंगे, ताकि रॉबर्ट अपनी बात बताने के लिए तैयार हो सके। बाद में मार्क और उनका सबसे बड़ा बेटा एयरपोर्ट पर मिलते हैं। वे रिकनेक्ट करते हैं और याद करते हैं कि वे एक दूसरे के सबसे करीब हैं। अंतिम दृश्यों में प्रॉट की आवाज सुनाई देती है कि एक्स पर हमने बहुत पहले ही समझ लिया है कि यूनिवर्स फैलता है, सिकुड़ता है और फिर से फैलता है। यह सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। सब कुछ दोबारा होगा, इसलिए गलतियों को सुधारना जरूरी है, क्योंकि दूसरी कोई चांस नहीं होगी। इंटरप्रिटेशन, फैंटास्टिकल इंटरप्रिटेशन यह सुझाती है कि एलियन ने अर्थ छोड़ दी, पोर्टर एस बॉडी को अबैंडन कर दिया और बेस के बॉडी में ट्रांसफर हो गया, जिससे उसे अपना घर और उद्देश्य मिला। रियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन यह कहती है कि उस मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति का ब्रेन पूरी तरह शट डाउन हो गया और बेस एक मिथिकल हैप्पीनेस की तलाश में बस भाग गई।